हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके सिलेक्शन बैच में आपके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की, जिसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था आपका स्टोरेज रिजर्वायर के बारे में। अगर आपने अब तक उस लेक्चर्स को कवर नहीं किया है तो पहले आप उस लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं डियर। आज हम बात करेंगे आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है, और उससे इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं उसको मैं इस लेक्चर्स के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा डियर। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के। आज के इस सेशंस में हम पहले हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के दौरान हमने क्या पढ़ा है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमने किस तरह से अपना वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन किया है, क्योंकि जब आप यहाँ पे रॉ वाटर इंजीनियरिंग की स्टडी करते हैं तो आपको इसका स्कीम का एनालिसिस करना आना ही चाहिए डियर। क्योंकि जब भी आप किसी पीएसयूज में एंट्री लेते हो या आपकी कैंपस प्लेसमेंट होता है तो वहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चंस भी फ्रेम किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या देखा था, आपका सोर्स देखा था। अब सोर्स क्या था सर? आपके पास वो सरफेस सोर्स भी हो सकता है और आपका वो सब सरफेस सोर्स भी हो सकता था। आपने सोर्स से अपने वाटर्स को लिफ्ट किया था किसके थ्रू? या तो पाइप के थ्रू या पंप के थ्रू। और कहाँ ले गए थे सर? आपने इंटेक स्ट्रक्चर्स में। इंटेक स्ट्रक्चर्स क्या होता है? ये आपके वाटर्स को कलेक्ट करके रखता है। कहाँ का सर वाटर कलेक्ट करता है? आपके वाटर बॉडीज का। अब जो वाटर बॉडीज का वाटर हो सकता है वो सरफेस का भी हो सकता है और सब सरफेस सोर्स का भी हो सकता है। उसके बाद हम उस वाटर की क्वालिटी को चेक करते हैं। जब हम क्वालिटी चेक करते हैं तो यहाँ पर मेनली आपके पास 3 टाइप्स की क्वालिटी होती है। पहला सर फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, दूसरा केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स और तीसरा आपके पास बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। ये वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स आपको क्या बताती है कि आपका वाटर किस टाइप का है, पोर्टेबल वाटर है, होलसम वाटर है या कंटामिनेटेड वाटर है। अगर मैं बात करता हूं पोर्टेबल वाटर की, तो पोर्टेबल वाटर आपका वो वाटर होता है जो फिट होता है आपके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। अगर हम बात करते हैं होलसम वाटर की, तो होलसम वाटर आपको दिखने में वो अच्छा नहीं होता है, उसकी एस्थेटिकली वो कैसा होता है, डिस्प्लेजिंग अपीयरेंस का होता है, बट वो आपकी ड्रिंकिंग कुकिंग पर्पस के लिए भी फिट होता है। बट जब हम बात करते हैं आपके कंटामिनेटेड वाटर्स की, तो कंटामिनेटेड वाटर आपके पास एक ऐसा वाटर होता है जो आपका फिट नहीं होता आपका ड्रिंकिंग कुकिंग पर्पस के लिए। क्लियर है? जैसे ही आपने क्वालिटी चेक कर ली और आपने देखा कि सर उसकी टर्बिडिटी 5 N2 से ज़्यादा आ रही है, क्योंकि जो भी उसकी कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट रही है वो कलर की हो सकती है, टेम्परेचर की हो सकती है, ऑर्डर की हो सकती है, टेस्ट की हो सकती है, उन सभी को हमने क्या बनाना होता है सर? उन सभी को हमें एज ए आपकी एक्सेप्टेबल लिमिट तक लाना होता है। एक्सेप्टेबल लिमिट आपके पास वो लिमिट होती है कि जिस कंडीशंस में आपका वाटर टर्बिड ना होकर वो आपका एज ए पोर्टेबल वाटर बनाए। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, अपने रॉ वाटर्स को एज ए पोर्टेबल वाटर बनाते हैं ये। तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो स्क्रीनिंग में ऐसे पार्टिकल्स को कैप्चर किया जाता है जो आपके पास फ्लोटिंग की फॉर्म में होते हैं। फ्लोटिंग की फॉर्म में जैसे आपके पास हो सकता है प्लास्टिक बोतल हो सकता है, पेपर हो सकता है, एनिमल डग हो सकता है, लीव्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। क्लियर है? स्क्रीनिंग के बाद हम बात करते हैं आपके सेकंड ट्रीटमेंट यूनिट की, पीएसटी की, प्लेन सेडिमेशन टैंक की। प्लेन सेडिमेशन टैंक में ऐसे पार्टिकल्स को कैप्चर किया जाता है जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की ग्रेविटी से ज़्यादा होती है। और ऐसे में कौन से पार्टिकल होते हैं सर? आपके पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड भी आपके पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है कोर्सर सस्पेंडेड पार्टिकल और दूसरे होते हैं फाइनर सस्पेंडेड पार्टिकल। बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं आपके प्लेन सेडिमेशन टैंक में, तो यहाँ पर हम ऐसे आपके कोर्सर सस्पेंडेड पार्टिकल्स को कैप्चर करते हैं जो आप जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास अप्रॉक्स 1 होती है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं आपके एसएसटी की। एसएसटी बोले तो आपका सेकेंडरी सेडिमेशन टैंक। सेकेंडरी सेडिमेशन टैंक के अंदर क्या करते हैं, हम कुछ कोगुलेंट को ऐड करते हैं। कोगुलेंट क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि अब जो आपके रॉ वाटर्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज रही है डियर, वो इतनी छोटी है कि उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो 1 से कम है। जब 1 से कम है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके टैंक के इजिली सेटल डाउन नहीं होंगे। जब टैंक के बॉटम में इजिली सेटल डाउन नहीं होंगे तो किसकी फॉर्म में होंगे सर? सस्पेंशन की फॉर्म में होंगे। हमें क्या करना है कि वो आपके इजिली सेटल डाउन हो जाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना कोगुलेंट ऐड करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कोगुलेंट ऐड करते हैं। कोगुलेंट क्या करता है, वहाँ पे फ्लॉक क्रिएट करता है, यानी कि आपके पार्टिकल्स का एग्लोमरेशंस बनाता है, जिससे क्या होता है, उसका एक जेलाटिनियस प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। जब जेलाटिनियस प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो वो क्या करता है, इम्प्योरिटीज
की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, यानी कि जो भी वहाँ पे आपके पास फाइनल इम्प्योरिटीज होगी सस्पेंडेड पार्टिकल्स की, जो सस्पेंशन की फॉर्म में होगी, उनकी तरफ क्या करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, उन इम्प्योरिटीज का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सर वो इजीली क्या हो जाएंगे, आपके एसएसटी टैंक में सेटल डाउन हो जाएंगे। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट यूनिट करते हैं आपका फिल्टर। फिल्टर में क्या करते हैं, अब कुछ ऐसी इंप्योरिटीज भी होती है कि जिनका साइज सैंड के पार्टिकल्स के से बड़ा भी हो सकता है और सैंड के पार्टिकल्स से कम भी हो सकता है। तो फिल्टर में हम इन दोनों ही इंप्योरिटीज को तो रिमूव करते ही करते हैं, साथ में हम कुछ ऐसी सस्पेंशन इंप्योरिटीज को भी रिमूव करते हैं जो आपकी कोलाइडल फॉर्म में होती है। क्लियर है। उसके बाद आता है सर आपका डिसइंफेक्शंस। डिसइंफेक्शंस में हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्शंस में हम उन बैक्टीरिया को किल करते हैं जो कि आपके वाटर्स को पॉल्यूट बनाते हैं। उन बैक्टीरिया का नाम है आपके पास पैथोजेनिक बैक्टीरिया। क्लियर है। जैसे ही हमने उनको रिमूव कर दिया होता है अपना डिसइंफेक्शन प्रोसेस है, तो उसके बाद हम बात करते हैं आपके सॉफ्टनिंग टेक्निक की। सॉफ्टनिंग टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है कि आपके वाटर की हार्डनेस को रिमूव किया जाता है, इसके साथ साथ कलर और ऑर्डर एंड टेस्ट को भी रिमूव किया जाता है डियर। क्लियर है। उसके बाद आता है अब जो आपने पानी को पूरी तरह से क्या कर दिया है, प्रॉपर्ली ट्रीट कर दिया है, तो इस वाटर को अब आप क्या करेंगे, किसी टैंक में स्टोर करके रखते हैं। जब इस वाटर को आप स्टोर करके रखते हैं तो उसको हम ऐसे एलिवेटेड रिजर्वायर का नाम भी बोल सकते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर भी नाम दे सकते हैं और उनको हम एज ए सर्विस रिजर्वायर भी नाम दे सकते हैं। क्लियर है। तो ये मैंने आपको एलिवेटेड रिजर्वायर के बारे में भी डिस्कस करवाया था कि एलिवेटेड रिजर्वायर क्या करता है, आपके वाटर को स्टोर करके रखता है। सर कौन सा वाटर स्टोर करके रखता है, आपके ट्रीटेड वाटर को स्टोर करके रखता है। क्लियर है। उसके बाद हम जब बात करते हैं आपके नेक्स्ट किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो यहाँ पे जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए सर कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कुछ नहीं है, ये एक नेटवर्क ऑफ द पाइपलाइन है। जिस तरह से हम अपना वेस्ट वाटर को जो कैरी करता है उसको हम सीवर बोलते हैं और उसके पूरे सिस्टम को हम सीवरेज सिस्टम बोलते हैं, तो उसी तरह से जब हम रॉ वाटर की बात करते हैं तो रॉ वाटर को कौन कन्वे करवाता है, सर आपका प्रेशर कंड्यूट या प्रेशर पाइप कैरी करवाता है। तो उस पूरे सिस्टम को यानी कि उसे पूरे नेटवर्क को हम क्या नाम देते हैं, सर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नाम देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो टोटल कॉस्ट होता है वो 40 to 70% होता है आपके पूरे ओवरऑल वाटर सप्लाई स्कीम का। क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पाइप्स की। पाइप में जो सबसे बड़ा डाया होता है वो आपका मेंस का होता है, तब उसके बाद सब मेंस का, मेंस का सबसे बड़ा, सब मेन का उससे छोटा। सब मेन किससे कनेक्ट होती है, ब्रांच से, और ब्रांच किससे कनेक्ट होती है, आपकी लेटरल से। अब जैसे हमने यहाँ पे बताया है, थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम भी बता देता हूँ कि देखिएगा, जब हमने बात की थी कि सर इंटेक स्ट्रक्चर से जो ट्रीटमेंट तक आपकी पाइप कनेक्ट होती होगी वो कौन सी होगी, सर आपके पास मेन पाइप होगी। और इन ट्रीटमेंट यूनिट से जो आपके पास आगे कनेक्ट होगी आपके किसके, सर रिजर्वायर से जो पाइप कनेक्ट होती है वो कौन सी होती होगी आपके पास, वो सब मेन होगी। सब मेन से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो कनेक्ट होगी सर वो कौन सी होगी आपके पास, ब्रांच पाइप। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लेके जो आपके घरों तक जो पाइप पहुंच रही है कौन सी पाइप होगी, सर आपकी लेटरल पाइप होगी। और लेटरल पाइप का डाया जो होता है वो आपका शुड नॉट बी लेस देन, वो 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे इनको बिल्कुल, इनका जो डाया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप बता सकते हैं। सबसे बड़ा डाया किसका होता है, मेंस पाइप का होता है, फिर आपका सब मेंस का उससे छोटा होता है, सब मेंस से छोटा ब्रांचेस का होता है और ब्रांच से छोटा आपका लेटरल का होता है। ये जो लेटरल पाइप होती है ये कहाँ से कनेक्ट होती है, आपके घरों से कनेक्टेड होती है। ठीक है। जो भी आप देख सकते हैं आपके घरों में जो पानी आ रहा है कौन सी पाइप से आ रहा है, सर वो आपकी लेटरल पाइप से आ रहा है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम उस कुछ वॉल्व की। वॉल्व हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कितने टाइप्स के वॉल्व होते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक पिक्टोरियल डायग्राम बनाया था। डायग्राम में भी हमने कम से कम 4 से 5 वॉल्व आपको बिल्कुल इजी वे में समझा दिए थे। सिर्फ आपको यहाँ पे ये पता होना जरूरी है कि वॉल्व का फंक्शन क्या होता है। ये क्या करता है, आपके पाइप के फ्लो को रेगुलेट करके रखता है। तो यही लिखा है फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो या रेगुलेट ऑफ फ्लो। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं हम आपके हाइड्रेंट की। तो हाइड्रेंट्स में हमने पहले स्टडी किया था आपका फायर हाइड्रेंट, कि फायर हाइड्रेंट क्या है, एक कनेक्शन पॉइंट है जिससे क्या किया जाता है, हम 3 जेट स्ट्रीम को टेप आउट करते हैं, जो कि आपके वाटर्स को क्या करते हैं, टेप आउट करते हैं।
क्लियर है। हर एक जेट स्ट्रीम का जो डिस्चार्ज रेट रहता है वो 1100 लीटर पर मिनट रहता है। इसकी जो आपकी सप्लाई रेट रहना चाहिए वो 4 से 5 घंटे कॉन्स्टेंटली रहना चाहिए। क्लियर है। कितने टाइप के फायर हाइड्रेंट होते हैं आपके पास? 2 तरह के फायर हाइड्रेंट होते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके पास। एक फोर्स्ड हाइड्रेंट होता है और एक फायर हाइड्रेंट होता है। क्लियर है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। उसके बाद हम बात करते हैं मीटर्स की। मीटर्स भी हमने डिस्कस कर चुके हैं सर। 2 टाइप के मीटर होते हैं हमारे पास। एक होता है सर पॉजिटिव मीटर जिसको हम डिस्प्लेसमेंट मीटर बोलते हैं, और दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल मीटर होता है। क्लियर है। किसका काम करते हैं? डिस्चार्ज को मेजर करने का काम करते हैं डियर। उसके बाद आता है पंप। पंप का फंक्शन क्या है? पंप का फंक्शन होता है सर ये आपके वाटर को लिफ्ट करता है। कब? जैसे हमने देखा था कि हो सकता है जहां से आपका सप्लाई वाटर सप्लाई हो रहा है वो आपका क्या है, लो लेवल पे है, और इंटेक स्ट्रक्चर्स आपका हाई लेवल पे है। तो लो से जब हम हाई की तरफ अपने वाटर्स को कैरी करवाएंगे तो हमें पंप के थ्रू क्या करवाना पड़ेगा सर? लिफ्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर है आपका फ्लो रहेगा वो कैसा होगा सर? अंडर दी प्रेशर रहेगा। क्लियर है, हमने डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद आता है सर सर्विस रिजर्वायर। सर्विस रिजर्वायर को हम एक एलिवेटेड रिजर्वायर के नाम से भी जानते हैं और इसको हम एज ए डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर के नाम से भी जानते हैं। सवाल यह है कि इसका काम क्या है? सबसे पहला काम तो यही है कि जो आपका सर्विस रिजर्वायर, एलिवेटेड रिजर्वायर और डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर होता है वो आपके कौन से वाटर को स्टोर करके रखता है? तो सर वो आपके ट्रीटेड वाटर को ही स्टोर करके रखता है। सर उसका यूज हम कब करते हैं? सर उसका यूज आप कांस्टेंट सप्लाई रेट के लिए कर सकते हैं कि ताकि आपका सप्लाई क्या हो सर? बिल्कुल कांस्टेंटली हो, इक्वल प्रेशर से हो। जैसे फॉर एग्जांपल उसका यूज हम इमरजेंसी पर्पस के लिए कर सकते हैं कि कहीं पे आपके पास एक्सीडेंशियल प्रॉब्लम आ गई, आपकी फायर वगैरह लग गई है, आपकी एपिडेमिक्स की प्रॉब्लम आ गई और वहां पे आपको कंटिन्यूअसली मतलब 4 से 5 घंटे तक इक्वल ही प्रेशर का क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। तो उस कंडीशन में हम इसका सर्विस रिजर्वायर का यूज कर सकते हैं। और तब भी कर सकते हैं कि हो सकता है कोई ट्रीटमेंट यूनिट में से एक ट्रीटमेंट यूनिट आपका प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता है। जब वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता है तो उस कंडीशंस में हम किसका यूज करते हैं? अपने सर्विस रिजर्वायर का यूज करते हैं। सर्विस रिजर्वायर की जो कैपेसिटी होती है वो आपके टोटल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की 25% कैपेसिटी होती है। कि अगर सपोज करो कि जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर आपका 1 लाख लीटर की कैपेसिटी वाला है तो सर्विस रिजर्वायर की कैपेसिटी कितनी होती है? उसमें से 25,000 लीटर की कैपेसिटी होती है आपकी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट नोट्स है कि 40 से 70% जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की ही होती है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? आपका पाइप होता है, वॉल्व होता है, हाइड्रेंट होता है, मीटर होता है और आपका पंप होता है। क्लियर है, ये चीज हमने डिस्कस कर ली है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। कभी भी जब हम किसी भी चीज को पढ़ रहे थे, जैसे हमने अपने सोर्स के बारे में जाना तो हमें पता होना चाहिए कि आपका सोर्स कैसा होना चाहिए। सोर्स के बाद हमने क्वालिटी चेक की तो क्वालिटी का भी पता होना चाहिए कि आपके वाटर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है कि एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये होनी चाहिए कि वाटर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट का वहाँ पे वाटर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पूरा जाल तो बिछा दिया है पाइप ऑफ नेटवर्क का, सर वहाँ पे पानी ही नहीं आ रहा है, कभी कभी पानी आ रहा है ना, वहाँ पे प्रेशर मेंटेन हो पा रहा है। अगर आपके पाइप्स के अंदर प्रेशर मेंटेन नहीं होगा डियर, कभी प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, कभी प्रेशर कम आ रहा है, तो उससे भी हमारे जो कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे उसका इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि सप्लाई शुड बी ऑल प्लेस सफिशिएंट प्रेशर हेड पे होनी चाहिए, कि जो भी आपकी सप्लाई होनी चाहिए वो सभी ही पॉइंट्स पे कैसी होनी चाहिए सर? इक्वल प्रेशर हेड पे होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरी के लोग रह रहे हैं, LIG फैमिली वाले, HIG फैमिली वाले और आपके मिडिल क्लास फैमिली। अगर हम बात करते हैं आपकी HIG फैमिली तो मान सपोज करो कि HIG वाले फैमिली को ज्यादा प्रेशर से पानी जा रहा है और LIG वाले को बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी जो कमेटीज होती है और जो आपका जल शक्ति डिपार्टमेंट होता है वो पहले से ही डिसाइड करके रखता है कि कितने प्रेशर से आपका वाटर आपके घरों तक पहुंचना चाहिए डियर। क्लियर है, तो पहली रिक्वायरमेंट तो आपकी यही फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की? कि सप्लाई शुड बी एनफ फॉर फायर फाइटिंग। ठीक है, वो एनफ होना चाहिए फायर फाइटिंग के लिए कि कभी अगर आग वगैरह लग जाए या कोई भी एक्सीडेंशियल प्रॉब्लम आ जाए तो उस कंडीशन में हमारे पास इतना पानी होना चाहिए कि हम उसको बड़ी इजीली यूज कर सकें। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि सप्लाई शुड बी इकोनॉमिकल। बिल्कुल, कि सप्लाई कैसी होनी चाहिए आपके पास? इकोनॉमिकल होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपको जान ही चुके होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो टोटल कॉस्ट का कितना कॉस्ट आता है उसका 40 से 70% उसी में इन्वॉल्व हो जाता है।
क्लियर है। उसके बाद कैसा होना चाहिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? सर सिंपल होना चाहिए और इजी से ऑपरेट होना चाहिए और मेंटेन होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप देखते हैं तो वहां पे कोई पंप ऑपरेटर्स होते हैं, हेल्पर होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? ताकि आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को वो ऑपरेट कर सके, ठीक है। तो उसके लिए आपके थोड़े से स्किल्ड पर्सन का होना भी जरूरी है। क्लियर है। उसके बाद आता है कि शुड बी फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा होना चाहिए सर? फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम बात कर रहे थे आपके इंटेक स्ट्रक्चर्स की और आपके किसकी सर? डिस्पोजल पॉइंट की, तो दोनों सर सेम पॉइंट्स पे नहीं हो सकते। जो आपका इंटेक पॉइंट्स होता है वो आपका अपस्ट्रीम पे होता है और जो आपका डिस्पोजल पॉइंट होता है वो आपका डाउनस्ट्रीम पे होता है। उसी तरह से अगर हम बात करते थे सोर्स और इंटेक स्ट्रक्चर्स की, तो दोनों आपके क्या हो सकते हैं? सेम लेवल पे हो सकते हैं, बट इंटेक स्ट्रक्चर्स आपका कभी भी डाउनस्ट्रीम पर नहीं हो सकता। उसी तरह से हमने जब बात की थी आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की और आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, तो आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमेशा कहाँ होता है सर? अपस्ट्रीम फेज पे होता है, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे होता है सर? हमेशा आपका डाउनस्ट्रीम फेज पे होता है। बट अगर कभी कभी क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की पाइप होती है और आपके पास सीवरेज सिस्टम की जो पाइप होती है वो एक ही प्लेस से गुजर रही होती है, तो उनके बीच का जो गैप होना चाहिए वो भी कम से कम कितना होना चाहिए सर? आपके पास 1 से 3 मीटर के बीच का होना चाहिए। क्लियर है। और क्या होनी चाहिए? वो प्रॉपर अंडरग्राउंड होनी चाहिए। क्लियर है, ये चीज आप ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है सर? शुड बी सेफ फ्रॉम बर्स्टिंग ऑफ पाइपलाइन, और कैसा होना चाहिए? वो बर्स्टिंग ऑफ पाइपलाइन होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद लास्ट रहता है कि इट शुड बी वाटर टाइट, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? अब वहां पे क्या है आपका नेटवर्क ऑफ पाइप है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए कोई पाइप लगाया गया है तो 5 किलोमीटर का पाइप होगा, तो उन पाइप के 5 किलोमीटर में आपके पास कम से कम वहां पे ज्वाइंट्स यूज हुए होंगे। अब जो ज्वाइंट्स वहां पे आपके यूज हुए होंगे वो आपके स्पीकर एंड सॉकेट ज्वाइंट भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी तरह के ज्वाइंट्स आप वहां पे यूज किए हैं, वो कैसे होने चाहिए? वो प्रॉपर वाटर टाइटनिंग होने चाहिए। अगर वो प्रॉपर वाटर टाइटनिंग होंगे तो आपके पाइप में से लीकेज के चांसेस क्या रहेंगे डियर? कम रहेंगे। और हम यही चाहेंगे कि लीकेज आपका कम से कम हो। लीकेज कम से कम होगा तो डिमांड आपकी क्या रहेगी? कम रहेगी। अगर लीकेज ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात डिमांड भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि उतना पानी आपके कंज्यूमर प्लेस तक नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर है? यस सर। उसके बाद हम, ये तो थी हमारी कि एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका कैसा होना चाहिए। क्लियर हो गया है। अब कुछ रिकमेंडेशंस है जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की होनी चाहिए। रिकमेंडेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल रहता है वो प्रेशर का रहता है, कि आपकी 1 स्टोरी बिल्डिंग, 2 स्टोरी बिल्डिंग या 3 स्टोरी बिल्डिंग है, वहां पे आपका प्रेशर कितने मीटर तक मेंटेन रहना चाहिए। अगर आपकी सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है तो वहां पे जो प्रेशर आपका मेंटेन रहेगा वो 7 मीटर तक ही रहेगा। अगर डबल स्टोरी की बात करते हैं तो वहां पे 12 मीटर तक, और अगर हम बात करते हैं 3 स्टोरी बिल्डिंग तो वहां पे 17 मीटर तक रहेगा। क्लियर है। सेकंड रिकमेंडेशंस बोलता है कि फायर हाइड्रेंट का जो प्रेशर रहना चाहिए वो आपका शुड नॉट बी लेस देन 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं रहना चाहिए। तीसरा रिकमेंडेशंस बोलता है कि मिनिमम डाया और प्रेशर पाइप आपका शुड नॉट बी लेस देन 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो आज का एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिनिमम डाया ऑफ पाइप कितना होता है जो रॉ वाटर्स को कैरी करता है, तो आपका 100 mm होता है। क्लियर है। और जब हम बात करते हैं सीवर की, तो सीवर का जो मिनिमम डाया होता है वो आपका 150 mm होता है अकॉर्डिंग टू चीपो। ठीक है, ये चीज आपने देख लेनी है। क्लियर है। रिकमेंडेशंस आपको क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कौन कौन से मेथड है। जब हम मेथड्स की बात करते हैं तो इसके मेनली आपके पास 3 तरह के मेथड होते हैं। पहला होता है सर ग्रेविटी सिस्टम, दूसरा होता है पंपिंग सिस्टम, और तीसरा होता है हमारे पास कंबाइंड सिस्टम। अब सवाल ये उठता है सर कि ग्रेविटी सिस्टम क्या है, पंपिंग सिस्टम क्या है और कंबाइंड सिस्टम क्या है। अगर यहाँ पे बात करते हैं कंबाइंड सिस्टम की, तो कंबाइंड सिस्टम को हम एज ए यहाँ पे ड्यूल सिस्टम के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले अब जब ग्रेविटी सिस्टम की हम जो बात करते हैं तो वहां पे जो आपका रॉ वाटर जो फ्लो करेगा वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्लो करेगा। बट जब हम बात करेंगे पंपिंग सिस्टम में, तो पंपिंग सिस्टम में क्या होगा सर, आपका जो वाटर का फ्लो रहेगा वो अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर रहेगा। क्लियर है। और कंबाइंड सिस्टम में क्या है, ड्यूल है, तो यहाँ पे जो आपका वाटर फ्लो रह सकता है वो अंडर द ग्रेविटी भी रह सकता है और आपका अंडर द प्रेशर भी रह सकता है। क्लियर है।
उसी तरह से जब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, पहला आता है आपका ग्रेविटी सिस्टम। सर ये हम कैसे देखेंगे कि सर फ्लो हमारा अंडर ग्रेविटी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका सोर्स का लेवल होगा वो आपके हाई लेवल पे होगा, और जो सप्लाई एरिया होगा आपका वो लो लेवल पे होगा। आपने देखा होगा मोस्टली जो हिली एरिया में ये चीज देखी गई है, क्योंकि जो सोर्स होते हैं आपके पास वो कहाँ पे होते हैं, आपके पास हाई लेवल पे बनाए जाते हैं। पहले बेशक पानी को लिफ्ट किया जाता है पंप के थ्रू, बट उसको हाई लेवल पे वो सोर्स बनाया जाता है और हाई लेवल से आपको लो लेवल पे पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है, जैसे मोस्टली हिली एरिया में देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर का फ्लो रहता है वो कैसा रहता है सर, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी रहता है। क्लियर है। जैसे मैंने आपको सर्विस रिजर्वायर में भी बताया था कि पहले हमने क्या किया था, अपने ओवरहेड टैंक में क्या किया था, अंडर दी प्रेशर पानी को फ्लो करवाया था, पंप के थ्रू लिफ्ट कर गए थे, और जब पानी ओवरहेड टैंक पे पहुंच गया था तो ओवरहेड टैंक से हमने कहां पहुंचाया था सर, उसको कंज्यूमर पॉइंट पे पहुंचाया था। तो उस कंडीशन में आपका फ्लो कैसा रहा होगा सर, अंडर ग्रेविटी रहा होगा। देखिएगा, आप अपनी सिटी में होंगे तो आपने अपनी सिटी में देखा होगा, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। कुछ ओवरहेड टैंक बने होते हैं आपकी सिटी में, तो ओवरहेड टैंक में जो आपका वाटर फ्लो करवाया जाता है, पहले क्या बोला मैंने कि इस ओवरहेड टैंक को मैंने क्या करना है, पहले इसको फिल करना है। तो मैं पानी कहां से ले जाऊंगा इस ओवरहेड टैंक में, अपने स्टोरेज रिजर्वायर से मैं पानी को अंडर दी प्रेशर ले जाऊंगा और अपने ओवरहेड टैंक में स्टोर कर दूंगा। अब इसी ओवरहेड स्टोर से मैं क्या करूंगा, अपने पानी को क्या करूंगा सर, अंडर दी एक्शन ऑफ ग्रेविटी के यहाँ सप्लाई करूंगा, अपने कंज्यूमर पॉइंट पे सप्लाई करूंगा, जहां पे सप्लाई करना होगा। तो देखना होगा आप जिस भी सिटी में होंगे, जो आपका वहां पे ओवरहेड टैंक होगा वो क्या होगा, ज्यादा हाइट पे होगा। ठीक है, मतलब जितने भी वहां पे देखा जाएगा कि वहां की टॉप बिल्डिंग कितनी ऊंची है। ठीक है, तो उस बिल्डिंग के हिसाब से जो आपका ओवरहेड टैंक डिजाइन किया जाता है उसकी हाइट क्या होती है, हमेशा आपकी ज्यादा ही होती है। क्यों, ताकि जो आपके वाटर की सप्लाई हो आपको इजिली हो, यानी कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यह है कि इसका जो आपका प्रेशर है वो आपका बिल्कुल मेंटेन रहता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके किसकी, प्रेशर सिस्टम की, तो प्रेशर सिस्टम में आपका मिनिमम प्रेशर कभी भी मेंटेन नहीं रह सकता है। जिस प्रेशर से वाटर जा रहा होगा उसी प्रेशर से वाटर आपका आ भी रहा होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारे किसकी बात की थी हमने सर, ये आपके ग्रेविटी सिस्टम की बात की थी। क्लियर है, तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। सोर्स कहाँ होता है सर, सप्लाई एरिया कहाँ पे होता है, वाटर फ्लो कैसा रहता है सर, यहाँ पे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी रहता है, मिनिमम प्रेशर क्या रहता है, यहाँ पे मेंटेन रहता है। क्लियर है, एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड इजी से कंस्ट्रक्ट हो जाता है सर। क्लियर है, नेक्स्ट है सर डिसएडवांटेज क्या है इसकी, नॉट यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको फायर एक्सीडेंशियल के दौरान आपको क्या चाहिए होता है, यूज अमाउंट का वाटर चाहिए होता है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ से यूज अमाउंट का वाटर नहीं मिलता है, और ना ही उस सप्लाई से हम वाटर पास कर पाते हैं जिस सप्लाई से हम अपने पंप से वाटर को सप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है। अब देखिएगा, जब ग्रेविटी सिस्टम की ये क्या थी, सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी, तो दूसरा सिस्टम कब आया होगा भाई, जब इसकी आपकी ड्रॉबैक्स रही होगी। तो इसकी ड्रॉबैक्स को किसने पूरा किया होगा, दूसरे मेथड्स ने पूरा किया होगा। और दूसरा मेथड क्या आया होगा सर, आपका पंपिंग सिस्टम आया होगा। पंपिंग सिस्टम को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज पंपिंग विदाउट स्टोरेज सिस्टम का नाम भी इसको दिया गया है, और डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम भी इसको बोला जाता है। क्लियर है, सोर्स कहाँ होता है सर इसका, लो लेवल पे होता है, सप्लाई एरिया कहाँ होता है सर इसका, हाई लेवल पे होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मिनिमम प्रेशर क्या सर यहाँ पे मेंटेन रहता है, नहीं। जब भी हम बात करते हैं आपके पंपिंग सिस्टम में तो मिनिमम प्रेशर इसका मेंटेन नहीं रहता है डियर। ठीक है, पंप का यूज किसके लिए करते हैं, आपके वाटर को लिफ्ट करने के लिए, ताकि वहां का जो प्रेशर है वो आपका मेंटेन रहे। क्लियर है, उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है सर, सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ड्यूरिंग द एक्सीडेंशियल प्रॉब्लम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका प्रेशर रेट रहता है वो भी कैसा रहता है, कॉन्स्टेंटली रहता है। फायर के दौरान आपको क्या चाहिए होता है कि 4 से 5 घंटे आपको क्या मिले, कॉन्स्टेंटली सप्लाई मिले। क्लियर है सर। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज यही है कि जब भी हम पंपिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इसको ऑपरेट करना और इसकी मेंटेनेंस करना इतना इजी नहीं है। जितना इजी ग्रेविटी सिस्टम है उसको आप इजी से ऑपरेट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, बट पंपिंग सिस्टम को आप ना तो इजी से मेंटेन कर सकते हैं और ना ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, इस सिस्टम का यूज आप तभी करेंगे जब वहां पे प्रॉपर क्या हो, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी हो। ठीक है, पंपिंग सिस्टम के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड चाहिए सर, आपकी पावर रिक्वायर्ड है। अगर पावर है तो सप्लाई है, अगर पावर नहीं है तो सप्लाई भी नहीं है। क्लियर है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है।
क्लियर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखते हैं हम अपना कंबाइंड सिस्टम, कंबाइन और ड्यूल सिस्टम। अब जब कंबाइन और ड्यूल सिस्टम की बात करते हैं तो इट इज आल्सो नोन एज पंपिंग मेन स्टोरेज सिस्टम। इसका एक और नाम है, इसको किस नाम से जाना जाता है सर? पंपिंग मेन स्टोरेज सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है डियर। क्लियर है। इन दिस टर्म ट्रीटेड वाटर इज पंप्ड एट ए कांस्टेंट, और इसमें क्या किया जाता है कि जो भी आपका ट्रीटेड वाटर होता है उसको कांस्टेंट रेट से सप्लाई किया जाता है। ये सबसे बड़ी इसकी क्या है? एडवांटेज है, और यही एडवांटेज आपके एसएससी जेईई के प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछी गई है डियर। ठीक है, कि जो आपका कंबाइन और ड्यूल सिस्टम है उसमें कौन सा वाटर ट्रीट किया जाता है? जो भी आपका ट्रीटेड वाटर होता है उसका सप्लाई रेट कैसा रहता है सर? आपका कांस्टेंट रहता है। क्लियर है। इट इज द मोस्ट कॉमनली मेथड इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के अंदर ये सबसे ज्यादा इसी मेथड का यूज किया जाता है डियर। क्लियर है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इज रिक्वायर्ड, और इसमें क्या रहता है आपका? सफिशिएंट अमाउंट का वाटर रिक्वायर्ड रहता है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि तीनों मेथड में से सबसे मोस्ट कॉमनली मेथड कौन सा यूज किया जाता है, तो आपका आंसर होगा सर कंबाइन सिस्टम। कंबाइन सिस्टम को हम और कौन से मेथड के नाम से जानते हैं सर? ड्यूल सिस्टम के नाम से भी इसको जानते हैं। और उसके बाद एक और नाम है इसका, किस नाम से जानते हैं सर? इसको पंपिंग मेन स्टोरेज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट को ये नाम पता नहीं होता, तो ये नाम ध्यान रखिएगा कि पंपिंग मेन स्टोरेज सिस्टम। क्लियर है। तो इस तरह से हमने ये क्या पढ़े थे सर? आपके मेथड्स पढ़े थे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड की स्टडी की थी तो वहां पे मैंने आपको कुछ टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में भी बताया था। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम हमारे पास कितने तरह के होते हैं सर? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से सर? एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम होता है और दूसरा आपके पास इंटरमिटेंट सिस्टम होता है। अब सवाल ये है कि सर ये कॉन्टिन्यूअस सिस्टम क्या होता है आपके पास, और इंटरमिटेंट सिस्टम क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में जो आपके वाटर की सप्लाई रहती है वो आपकी 24 आवर्स रहती है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इंटरमिटेंट सिस्टम में, तो इंटरमिटेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, किसी दिन के 1 घंटे में आपकी सप्लाई रहती है। तो हमने क्या लिखा है? पीक इन दी हार ऑफ डे। जैसे आपको इंडियन कंडीशंस के मुताबिक देखोगे कि इंडियन कंडीशंस के मुताबिक आपका पीक हार्स कौन सा माना जाता है? या तो आपको अर्ली मॉर्निंग 6 से 7 पानी देखने को मिलेगा, या आपको इवनिंग में 5 से 6 टाइम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है सर कि जब आपके वाटर की सप्लाई 24 आवर्स रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है उस कंडीशन में आपके लीकेज के चांसेस क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। क्या रहेंगे सर? लीकेज के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। अब जब लीकेज के चांसेस ज्यादा रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी डिमांड भी क्या होगी उस समय? बढ़ेगी या घटेगी? तो डिमांड भी ज्यादा होगी, क्योंकि जिस रेट से पानी जा रहा था उस रेट से पानी कंज्यूमर पॉइंट तक नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि बीच में हो सकता है बैड प्लम्बिंग के कारण आपकी लीकेज हो गई है। जरूरी नहीं, बैड प्लम्बिंग के कारण भी हो सकती है और थेफ्ट के कारण भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। इंटरमिटेंट सिस्टम में क्या है कि 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा होगा कि आपकी डिमांड मैक्सिमम रहेगी, यानी कि सप्लाई की जाएगी 1 घंटे में। तो उस समय में लीकेज के चांसेस क्या रहेंगे? कम रहेंगे। अब जब लीकेज के चांसेस कम रहेंगे तो ऑब्वियसली बात वाटर डिमांड भी क्या रहेगी आपके पास? कम ही रहेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना, ये तो कंप्लीट हो गया सिस्टम के बारे में, मेथड्स के बारे में हमने जान लिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम सब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लेआउट करते हैं तो किन पर्पस पे करते हैं? ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि हम सर अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेआउट करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे जनरली 2 रिक्वायरमेंट है। इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के आधार पर हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लेआउट करते हैं। पहला क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स आर लेड बिलो दी नोड नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हमेशा से कहाँ पे बिछाया जाता है? या तो बिलो दी रोड नेटवर्क होगा, या आपकी क्या होगा? साइड दी रोड नेटवर्क होगा। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। देयर आर जनरली 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिस्टम, और ये आपके पास कितने तरह के होते हैं सर? ये आपके पास जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स में से भी कौन कौन से होते हैं जरा देखिएगा। पहले आता है सर डेड एंड सिस्टम, दूसरा होता है रेडियल सिस्टम, तीसरा होता है ग्रिड आयरन सिस्टम, और चौथा होता है आपके पास रिंग आयरन सिस्टम। सबसे पहला जो सिस्टम आया होगा वो आपका डेड एंड सिस्टम आया होगा। पुरानी सभ्यताओं में क्या होता था भाई? पुरानी सभ्यताओं में आपके पास जो लोगों के घर होते थे काफी खुले खुले स्पेस होते थे। ठीक है, आज के कंपेयर में आज की डेट में क्या है, एरिया आपके पास उतना ही है, बट वो अब आपका कंजस्टेड बन गया है। पर पहले जब हम रोमन साम्राज्य की बात करते थे तो उस टाइम में क्या होता था, जो हमारे एरियाज थे वो बहुत खुले खुले होते थे। तो वहां पे जो हमारे पास जो सबसे पहला सिस्टम अडॉप्ट किया गया था रोमन टाइम्स में, वो आपका डेड एंड सिस्टम था। सवाल ये भी उठता है सर कि इसको डेड एंड सिस्टम क्यों नाम दिया गया? देखिएगा,
सबसे पहले हम बात करेंगे आपके डेड एंड सिस्टम की। यहाँ पे क्या है कि कोई भी आपका एक एरिया है और उस एरिया के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से हम क्या पास करवाते थे, अपनी मेन पाइप्स पार करवाते थे। अब ये जहाँ से ये मेन पाइप जा रही थी, मेन पाइप के दोनों तरफ क्या होते थे, आपके पास कुछ इंडिविजुअल हाउस होते थे। ठीक है, इस मेन पाइप से आप क्या कौन सी पाइप कनेक्ट करवाते थे, मेन पाइप से आपकी सब मेन पाइप कनेक्ट होती थी और सब मेन से आपकी ब्रांच पाइप कनेक्ट होती थी और ब्रांच पाइप से आपकी लेटरल पाइप कनेक्ट होती थी। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। मेन पाइप से हम कौन सी पाइप कनेक्ट करवाते थे सर, सब मेंस, और सब मेन से ब्रांच पाइप, और ब्रांच पाइप से आपकी लेटरल पाइप कनेक्ट होती थी और लेटरल पाइप डायरेक्ट आपके घरों से जुड़ी होती थी। ठीक है, जो आपके घर में जो आपका वाटर डिलीवर होता था कौन सी पाइप से होता सर, आपकी लेटरल पाइप से होता था। तो यहाँ पे अगर आपको ये सिस्टम जो दिखाई दे रहा है कुछ आपको ट्री सिस्टम की तरह नहीं लग रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ही जैसे मैंने आपको इस डायरेक्शन में दिखाया ऐसा ही आपको अब वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहे थे, आपके बहुत सारे डेड एंड बन रहे थे। देखिए ये सब मेन पाइप है तो यहाँ पे इसका एक डेड एंड बन गया है, एक डेड एंड यहाँ बन गया है। अब यहाँ पे जब दूसरी पाइप हमने इससे ब्रांच पाइप कनेक्ट करवाई तो यहाँ पे भी सर एक डेड एंड बन गया होगा। और जब आपकी मेन पाइप से क्या आई होगी, सब मेन आई होगी, तो वहां पे भी एक डेड एंड मिला होगा आपके। तो इस सिस्टम में हमें सबसे पहले तो ये है कि नंबर ऑफ डेड यहाँ पे बहुत ज्यादा है। जब नंबर ऑफ डेड पॉइंट बहुत ज्यादा है, जहां पे आपका किसका खतरा रहता है, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, वाटर का स्टैग्नेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसी से इसका नाम क्या पड़ा डियर, आपके पास डेड एंड सिस्टम पड़ा। देखने में कैसा लग रहा था सर, एक ये ट्री की तरह लग रहा था, तो इसको नाम क्या दे दिया सर, हमने ट्री सिस्टम नाम दे दिया। ठीक है, तो ये डेड और ट्री सिस्टम आपको क्लियर हुआ। तो देखते हैं सर सुटेबिलिटी कहाँ है, सुटेबिलिटी मोस्ट सुटेबल फॉर द कम्युनिटीज हैविंग ग्रोथ इज हैप्पीहैजार्ड मैनर, कि जहां पर ग्रोथ कैसी हो आपकी, हैप्पीहैजार्ड मैनर्स की हो, तो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा कहाँ देखा गया है, ऐसा आपकी पुरानी सभ्यता यानी कि ओल्ड सिटी एंड टाउन में देखा गया है, जहां पे किसी भी तरह का रोड का पैटर्न डिफाइन ही नहीं किया गया हो। हालांकि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो इसको हम रोड के नेटवर्क पर ही डिफाइन करते हैं, बट उस समय आपका रोड का पैटर्न डिफाइन नहीं था, तो उसको हमने कैसा बनाया था सर, ऐसे ट्री सिस्टम बनाया था। क्लियर है, एडवांटेज क्या है इसकी, सबसे बड़ी एडवांटेज सर, सबसे पहली एडवांटेज तो है कि आपके पास इकोनॉमिकल है। कैसा है, इकोनॉमिकल है। दूसरा सर, फ्यूचर एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन आर सिंपल एंड इजी है। इसके जितने भी फ्यूचर एक्सटेंशन है और एक्सपेंशन वो कैसे है सर आपके पास, सर वो हमारे पास सिंपल है और इजी है। दूसरी एडवांटेज। तीसरी एडवांटेज क्या है सर, इसका एनालिसिस और डिजाइन क्या है, सिंपल है। क्लियर है, बिल्कुल से। तो सर इसकी लिमिटेशंस क्या हुई, लिमिटेशन है सर इसके कि मैनी डेड एंड, कि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे डेड एंड देखने को मिलते हैं, जिससे क्या हो जाता है आपका स्टैग्नेशन ऑफ वाटर हो जाता है। स्टैग्नेशन ऑफ वाटर का मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन नॉट ड्रॉन, इससे हम लार्ज अमाउंट का वाटर ड्रॉ नहीं कर सकते इस मेथड से। ड्यूरिंग द रिपेयर टाइम सप्लाई इज नॉट डन, और जब हम क्या करते हैं डेड एंड सिस्टम की क्या करते हैं, पूरी तरह से रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस करते हैं, तो इस सिस्टम से हम अपना वाटर सप्लाई नहीं कर सकते हैं डियर। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे पास ये भी क्लियर हो गया आपके पास पहला सिस्टम। अब देखिएगा दूसरा सिस्टम कब आया होगा, जब इसकी ड्रॉबैक रही होगी। इसकी पहली ड्रॉबैक क्या रही कि सर इसके अंदर क्या बने, बहुत सारे डेड एंड बने, जिससे क्या हुआ, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर हुआ। तो सबसे पहले तो उसने इसके ऊपर काम किया होगा भाई, अगले वाले ने। ठीक है, पहले वाले की ड्रॉबैक्स, दूसरे की क्या बनी होगी, एडवांटेज बनी होगी। क्लियर है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब दूसरा सिस्टम कौन सा है, उसके बाद ग्रिड आयरन सिस्टम। ग्रिड आयरन सिस्टम को हम एज ए रेटिकुलेशन सिस्टम नाम भी देते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है सर, रेटिकुलेशन सिस्टम, और इसको हम एज ए इंटरलेस्ड सिस्टम के नाम से भी जानते हैं डियर। अब यहाँ पे क्या था, इस सिस्टम का जब यूज किया गया होगा तो उस समय हमारा रोड का पैटर्न क्या था, डिफाइनाइट था। यानी कि इस पैटर्न का यूज कहाँ किया गया था, सबसे पहले आपकी चंडीगढ़ सिटी के अंदर किया गया था। अब जो चंडीगढ़ सिटी का जो पैटर्न बनाया गया था कैसा था सर, ग्रिड आयरन पैटर्न था। ग्रिड आयरन बोले तो रेक्टेंगुलर शेप का पैटर्न था। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या की होगी, आपके सेंटर में बिल्कुल एक मेन पाइप कनेक्ट होगी, तो इसको मैं मेन पाइप को लिखता हूँ एमपी। एमपी मध्य प्रदेश नहीं, एमपी है आपका मेन पाइप। अब जो मेन पाइप किससे कनेक्टेड होगी सर, आपकी सब मेन से कनेक्ट होगी, और सब मेन कनेक्ट किससे होगी, आपकी ब्रांच पाइप से कनेक्ट होगी। क्लियर है, तो देखिएगा इसकी भी कुछ आपकी ड्रॉबैक्स रही है। हालांकि उसने स्टैग्नेशन ऑफ वाटर होने से तो बचाया है, बट यहाँ पे क्या हुआ सर, आपका नंबर ऑफ वॉल्स रिक्वायर्ड थे। देखिएगा कि जो आपकी मेन पाइप किससे, सब मेन से कनेक्ट होगी, तो यहाँ पे भी कुछ वॉल लगा होगा, बिल्कुल सर, और यहाँ पे भी कुछ वॉल लगा होगा, बिल्कुल सर।
यहाँ पे भी आपका देखिए यहाँ का वॉल ये है तो यहाँ का वॉल कुछ ये होगा सर, नीचे का वॉल ये होगा, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि ग्रिड आयरन सिस्टम ने काम तो बेटर किया, बट इसने क्या किया, नंबर ऑफ वॉल बढ़ा दिए, ठीक है। जब नंबर ऑफ वॉल बढ़ा दिए तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे खर्चा ज्यादा आएगा, यानी कि आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल ना होकर आपका क्या बना होगा, कॉस्टली बना होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ये क्या बोलता है इसकी, देखिएगा इसमें क्या आता है सर, नो स्टैग्नेशन पॉइंट, कोई भी स्टैग्नेशन पॉइंट नहीं बना, बिल्कुल सही। जब स्टैग्नेशन पॉइंट नहीं बना, और दूसरा था कि पहले की ड्रॉबैक्स क्या थी कि जब हमने सर उसकी डेड एंड सिस्टम की रिपेयरिंग की थी और मेंटेनेंस की थी, तब हम उसकी सप्लाई नहीं कर पा रहे थे वहां से वाटर की। बट जब हम बात कर रहे थे ग्रिड आयरन सिस्टम में, तो ड्यूरिंग द रिपेयर वर्क वाटर क्या कर पा रहे थे, हम सप्लाई कर रहे थे। दूसरा है ड्यूरिंग द एक्सीडेंशियल लार्ज वाटर इज ड्रॉन, क्लियर है, बिल्कुल सही। उसके बाद नो चांस ऑफ कंटामिनेशन, यहाँ पे आपके वाटर्स को पॉल्यूट होने के कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं, क्लियर है। वाटर इज केप्ट गुड सर्कुलेशन, और यहाँ पे वाटर का भी सर्कुलेशन क्या होता है, अच्छा होता है। जब वाटर का सर्कुलेशन अच्छा होता है इन द एब्सेंस ऑफ डेड एंड, क्योंकि आपके डेड एंड सिस्टम में क्या बन रहे थे, बहुत सारे डेड एंड बन रहे थे। जब डेड एंड बन रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था, आपका उस एंड पे आपका वाटर कलेक्ट हो पा रहा था, जिससे वाटर का क्या नहीं हो पा रहा था सर, आपका प्रॉपरली सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा था, क्लियर है, बिल्कुल सही। एडवांटेज होगी आपके पास यहाँ पे। अब देखते हैं सर डिसएडवांटेज क्या होती है। डिसएडवांटेज तो सबसे पहले कि उसमें सर नंबर ऑफ वॉल लगे हैं। जब नंबर ऑफ वॉल रिक्वायर्ड है तो ऑब्वियस सी बात, ये कॉस्टली तो नहीं होगा, सॉरी इकोनॉमिकल तो नहीं होगा, कैसा होगा सर, आपके पास कॉस्टली होगा। दूसरा, एनालिसिस एंड डिजाइन करना इसको टफ है, बिल्कुल। जैसे डेड एंड सिस्टम को एनालिसिस करना और डिजाइन करना इजी था, तो ग्रिड आयरन सिस्टम में ऐसा नहीं है सर, उसका एनालिसिस और डिजाइनिंग कैसा है सर, डिफिकल्ट है। फ्यूचर एक्सटेंशन इज नॉट पॉसिबल, बट वहां पे क्या था, फ्यूचर एक्सटेंशन और एक्सपेंशन दोनों पॉसिबल थे, बट इस पे नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट, फारदेस्ट पॉइंट मिनिमम प्रेशर, बिल्कुल ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है इसकी। ग्रिड आयरन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है कि जो इसका सबसे दूर का पॉइंट होता है जहां पर हम आपका पानी सप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये टॉप एंड है और ये इसका बिल्कुल दूर का पॉइंट है फारदेस्ट, तो जिस प्रेशर से पानी आपका स्टार्टिंग में आ रहा होगा उसी प्रेशर से पानी आपका फारदेस्ट पॉइंट पर नहीं जाएगा, ठीक है। हालांकि जिस प्रेशर रेट से पानी आपका स्टार्टिंग में आ रहा था उसी प्रेशर रेट से पानी जाना चाहिए था, बट इस सिस्टम में ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। तो यही कारण था कि आपको तीसरा मेथड आना पड़ा, मतलब तीसरी लेआउट लानी पड़ी। तो इसकी क्या रही सर, इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही रही कि फर्देस्ट पॉइंट मिनिमम प्रेशर इंड्यूस, तो वहां पे मिनिमम प्रेशर ही इंड्यूस हो रहा था, जितना प्रेशर इंड्यूस होना चाहिए था उस प्रेशर से पानी आपका नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इसी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक और मेथड आया, तो उसका नाम दिया आपने सर्कुलर सिस्टम या रिंग सिस्टम। कौन सा है सर, सर्कुलर सिस्टम और रिंग सिस्टम। अब तक क्या थे, आपके रोड के पैटर्न पूरी तरह से आपके डिसाइड हो चुके होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो भी आपकी मेन पाइप थी उसको रोड के चारों तरफ आपकी पेरीफेरी कर दिया। तो यह देखते हैं, ये आपके पास मेन पाइप है, ये भी सर हमारे पास मेन पाइप है, ये भी सर मेरे पास मेन पाइप है, और ये भी मेन पाइप है। मेन पाइप आपसे किससे कनेक्ट होगी सर, सब मेन से कनेक्ट होगी, और सब मेन आपके पास किससे कनेक्टेड होगा सर, ब्रांच पाइप से। तो यहाँ पे याद रखना आपने यही कि रिंग सिस्टम में क्या होता है कि मेन पाइप इज लेड पेरीफेरी अलोंग दी रोड, क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि सर इसका क्या फायदा हुआ। मुझे ये बताओगे आप कि सर आपने क्या कर दिया कि जो भी आपके पास यहाँ पर मेन पाइप थी उसके रोड के चारों तरफ बिछा दिया। इसका सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि जो आपका फर्देस्ट पॉइंट था उस फर्देस्ट पॉइंट पे आपका मिनिमम प्रेशर से ही वाटर मिल रहा था, अब वो ऐसा नहीं रहा। यानी कि जिस अमाउंट से आपका प्रेशर स्टार्टिंग में जा रहा होगा उसी पॉइंट से आपका एंड पॉइंट पे भी आपको प्रेशर मिल रहा होगा डियर। तो यही यहाँ पे लिखा है आपको कि लेइंग द मेन पाइप पेरीफेरी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ फर्देस्ट पॉइंट। उसने क्या किया होगा, सबके दूर के पॉइंट का प्रेशर भी इंक्रीज किया होगा डियर, क्लियर है। उसके बाद एडवांटेज क्या है, इसका एनालिसिस और डिजाइन बिल्कुल सिंपल है, और अगर हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, वो सिमिलर है किसकी तरह, ग्रिड आयरन सिस्टम की तरह, क्लियर है। बस यही याद रखना कि सर चारों तरफ रोड के चारों तरफ आपने पाइप बिछा दी, तो इसका मेन कारण क्या था, इसका मेन कारण यही था कि इंक्रीज द प्रेशर ऑफ फारदेस्ट पॉइंट, कि फारदेस्ट पॉइंट का प्रेशर को बढ़ाना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम अपना रेडियल सिस्टम।
रेडियल सिस्टम में देख सकते हो आप, ये रेडियल सिस्टम है। रेडियल सिस्टम के अंदर दौरान क्या हुआ था, ये आपकी बिल्कुल रही होगी सर, ये मेन पाइप रही होगी। मेन पाइप कुछ ब्रांच पाइप से कनेक्ट होती है। जैसे देखो ये जो मेरे पास सेंटर लाइन में कौन सी है, मेन पाइप है। मेन पाइप किससे कनेक्टेड है आपकी सर, सब मेन से कनेक्ट है। ये क्या है, ये आपका स्टोरेज रिजर्वायर एस। एस को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं सर, स्टोरेज रिजर्वायर एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर कि दे डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन। इसने क्या किया रेडियल सिस्टम में, रेडियल सिस्टम ने उसको सबसे पहले उसको डिफरेंट जोन में डिवाइड कर दिया। 1 जोन, 2 जोन, 3 जोन, 4 जोन। ठीक है, और ये बोला कि हर एक जोन के पास अपना अलग अलग स्टोरेज रिजर्वायर है। तो वही लिखा आपने, ईच जोन स्टोरेज रिजर्वायर। हर जोन के पास क्या है, अपना स्टोरेज रिजर्वायर है। जैसे आपका पास ये 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपके पास 3rd हो गया, और ये आपके पास 4 हो गया। हर जोन के पास क्या है, अपना अपना स्टोरेज रिजर्वायर है। स्टोरेज रिजर्वायर इज केप्ट मिडल, और स्टोरेज रिजर्वायर कहाँ है, उसके जोन के मिडल में है। अब जोन के मिडल में है तो इसके साथ कौन सी पाइप कनेक्टेड होगी, ब्रांच सीवर कनेक्टेड होगी, ब्रांच सीवर कनेक्टेड होगी, ब्रांच सीवर कनेक्टेड होगी, ब्रांच सीवर कनेक्टेड होगी। इससे भी आपकी ब्रांच सीवर कनेक्टेड होगी, ब्रांच सीवर कनेक्टेड होगी, ब्रांच सीवर कनेक्टेड होगी, और इससे भी ब्रांच सीवर कनेक्टेड होगी। यहाँ पे भी बिल्कुल सर ब्रांच सीवर कनेक्टेड, ब्रांच सीवर कनेक्टेड, मतलब हर जगह अपने अपने स्टोरेज होंगे। तो उसके साथ जो पाइप कनेक्टेड होगी वो कौन सी होगी सर, ब्रांच सीवर कनेक्टेड होगी। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यही लिखा है कि स्टोरेज रिजर्वायर केप्ट इज मिडल, सप्लाई पाइप लेड रेडली, और जो सप्लाई पाइप होगी वो कैसी होगी आपकी, रेडली होगी। ठीक है, रेडली टुवर्ड्स दी पेरिफेरी, ये दिख रहा होगा आपका, रेडली टुवर्ड्स दी पेरिफेरी है। ठीक है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। 4th पॉइंट आपकी एग्जाम ओरिएंटेड बन सकता है। ठीक है, रेडली होता है टू दी पेरिफेरी। सुटेबल कहाँ है, वेयर रोड नेटवर्क इज रेडली, जहां पे रोड नेटवर्क कैसे हो आपके पास, रेडियल डायरेक्शन में हो। ठीक है, नेक्स्ट है सर इंश्योर हाई प्रेशर एंड एफिशिएंट। ये क्या इंश्योर करते हैं, हाई प्रेशर एंड सफिशिएंट। अब क्या हो गया भाई, अपने अपने जोन का अलग अलग स्टोरेज रिजर्वायर होगा। अभी ये जो स्टोरेज रिजर्वायर होगा अपनी अपनी किससे कनेक्ट होगा सर, अपने ब्रांच सीवर से कनेक्ट होगा। तो क्या होगा सर, यहाँ पे इक्वल अमाउंट का प्रेशर जाएगा हर जगह। ठीक है, तो यही है इसकी सबसे बड़ी खासियत। और यहाँ पे जो प्रेशर रहता है वो किस डायरेक्शन में रहता है आपका, रेडियली रहता है। ठीक है, टुवर्ड्स दी पेरिफेरी। ठीक है, तो ये चीजें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो क्या स्टडी करेंगे, देखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम आपके पास इंपॉर्टेंस मेथड एनालिसिस ऑफ पाइप नेटवर्क की। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं जो हम पाइप नेटवर्क का एनालिसिस करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपके हार्डी क्रॉस मेथड आता है, और दूसरा आता है सर आपके पास कौन सा मेथड आता है, इक्विवेलेंट पाइप मेथड आता है। बट इन दोनों ही मेथड को पढ़ने से पहले आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है। कौन कौन से मेथड होते हैं सर, पाइप नेटवर्क को एनालिसिस करने के लिए हार्डी क्रॉस मेथड होता है, और दूसरा आपके पास पाइप इक्विवेलेंट मेथड होता है। इनको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन कौन सी है डियर, वो देखिएगा। पहले तो जब आप मेंस का पेपर देते थे तो मेंस के पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन बनता था मेंस का, बट अब नहीं बनेगा डियर, क्योंकि अब जो पेपर्स का लेवल है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाएगा वो यही है। पहली कंडीशंस क्या बोली है कि द इनफ्लो इनटू ईच जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द आउटफ्लो ऑफ द जंक्शन होगा। कहने का मतलब क्या है कि टोटल इनफ्लो जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउटफ्लो जंक्शन होगा। ये याद रखना आपने कि पहली कंडीशंस क्या है सर आपकी, टोटल इनफ्लो जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउटफ्लो जंक्शन होगा। क्लियर है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है इन ईच लूप द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू लॉस ऑफ हेड लॉस ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कि जो आपकी लूप बनेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के दौरान जो लॉस आएगा वो किसके इक्वल होगा, जो लूप जाएगी आपकी एंटी क्लॉक डायरेक्शन की तरफ उसकी वजह से जो लॉस आएगा उसके 0 के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ हेड लॉस इन ईच क्लोज लूप मस्ट बी 0 होगा। तो हेड लॉस समेशन ऑफ हेड लॉस इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे समेशन ऑफ हेड लॉस 0 जो हमने यहाँ पे बताया, तो आपके सभी को पता है कि प्रेशर पाइप में आपके पास प्रेशर पाइप में कौन कौन से हेड लॉस हो सकते हैं, तो ये आप यहाँ पे ले चलते हैं। ठीक है, तो हेड लॉस कैलकुलेशंस के लिए मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूले बताए थे। माइनिंग्स फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, विलियम हेजन्स फॉर्मूला बताया था, और साथ में मैंने आपको मॉडिफिकेशन ऑफ हेजन विलियम सारे फॉर्मूले वहां पे बता चुके हैं। 4 बेसिक फॉर्मूले थे जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में कवर कर लिए दिए।
ठीक है। उन चारों फॉर्मूले में से जो सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है आपके पास वो रहता है सर हमारे पास कौन सा, हेजन विलियम्स फॉर्मूला। हेजन विलियम्स फॉर्मूला इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। और अगर हम बात करते हैं लॉस इन पाइप फ्लो की, तो आपके पास मेनली दो लॉसेज होते हैं, मेजर लॉसेज होते हैं और माइनर लॉसेज होते हैं। माइनर लॉसेज जो होते हैं आपके पास 9 से 10% होते हैं आपके मेजर लॉसेज के। सबसे बड़ा जो लॉसेज रहते हैं मेजर लॉसेज रहता है। माइनर आपका कितना रहता है मेजर लॉसेज का, 9 से 10% रहता है एज पर सेंट्रल वाटर कमीशन के थ्रू। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद आता है सर हमारे पास कि कौन कौन से पाइप नेटवर्क एनालिसिस के मेथड थे। सबसे पहला मेथड आता है सर आपके पास हार्डी क्रॉस मेथड। जब भी हम हार्डी क्रॉस मेथड की बात करते हैं तो इसको किसने दिया होगा सर, आपके हार्डी क्रॉस ने दिया होगा। सेकेंड आता है सर इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर हम स्मॉल लूप कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं सर, स्मॉल लूप कंसीडर करते हैं। बट जब हम बात करते हैं सर किसकी, आपके इक्विवेलेंट पाइप मेथड की, तो यहाँ पे स्मॉल लूप्स को रिप्लेस किया जाता है एक सिंगल पाइप में। स्मॉल लूप को किसमें कंसीडर किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है सर आपकी एक सिंगल पाइप में रिप्लेस किया जाता है। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं सेकंड कि इसका यूज हम स्मॉल नेटवर्क ऑफ पाइप के लिए करते हैं हार्डी क्रॉस मेथड्स का, और जबकि हम बात करते हैं सर किसके, आपका इक्विवेलेंट पाइप मेथड का, तो इसका यूज हम लार्ज नेटवर्क ऑफ पाइप के लिए करते हैं। क्लियर है। उसी तरह से जब हम बात करते हैं सी कि सर आपके पास जो हार्डी क्रॉस मेथड होता है उसमें आपके पास किस शेप का नेटवर्क बनता है, तो वहां पे आपका शेप रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और ट्रायंगुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं। बट जब हम हार्डी क्रॉस मेथड के अलावा पाइप इक्विवेलेंट मेथड की बात करते हैं तो वहां पे जो आपका पाइप का नेटवर्क दिया जाता है वो एज ए सीरीज में भी हो सकता है और आपके पास एज ए पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि सर हार्डी क्रॉस मेथड का एम क्या होता है। हार्डी क्रॉस मेथड का जो एम होता है टू फाइंड द एक्चुअल फ्लो इन द पाइप नेटवर्क, कि पाइप नेटवर्क के दौरान आपका एक्चुअल फ्लो क्या है, और यही क्वेश्चंस आपके जेईई में पूछे जाते हैं। ठीक है। और दूसरा सर ये रेगुलेटिंग हेड लॉस को बैलेंस करता है। हार्डी क्रॉस मेथड का एक और बेनिफिट ये भी है कि रेगुलेटिंग द हेड लॉस बैलेंस। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी किसकी सर, इसकी, तो इसकी जो शेप डिसाइड होती है वो पाइप कनेक्टेड आपकी सीरीज में भी हो सकती है और आपकी पाइप यहाँ पर पैरेलल में भी हो सकती है। ठीक है, तो बस इससे ज्यादा आपको स्टडी करना भी नहीं है। एसएससी के जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेट जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ही क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं डियर। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर कर लिया है डियर। अब जो आगे के लेक्चर्स है, आप आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे आपका सेकेंड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे आपके वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की।